हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का नया टॉपिक, जो कि लास्ट क्लास में हमने सॉल्ट्स ही पढ़ा था। आज हम जो सॉल्ट्स में लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रेटेड सॉल्ट और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसकी प्रॉपर्टी यूजेस क्या क्या होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो आज का पहला टॉपिक जो है वो हमारा है, टॉपिक का नाम लिख देते हैं हम, Are crystalline salt really dry? क्या क्रिस्टलाइन सॉल्ट ड्राई होते हैं? यस और नो। तो आज हम पढ़ने वाले हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। इसका टॉपिक लिखते हम, अनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक याद होगा, हमने पढ़ा था जो बेस में भी पढ़ के आए और NaCl में भी पढ़ के आए। सॉल्ट जो होते हैं उनके पास मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि वॉशिंग सोडा में पढ़ा था Na2CO3.10H2O। ये 10H2O का मतलब क्या है? उसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल होल्ड होते हैं, उसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसी चीज को हम पढ़ने वाले कि क्या सॉल्ट ड्राई होते हैं या फिर, देखो दो वर्ड यूज होंगे यहाँ पे, एक होता है अनहाइड्रस, एक होता है हाइड्रेटेड। मेन टॉपिक हमारा यही है, अनहाइड्रस और हाइड्रेटेड क्या होता है। और ये मैंने पहले भी बताया हुआ, अनहाइड्रस वो होता है, मान लो कोई सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल Na2CO3.10H2O, जिसके पास वाटर होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड। इसके पास वाटर है तो ये होगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या होगा? हाइड्रेटेड सॉल्ट। और इस केस में ड्राई होगा नहीं, क्योंकि इसके पास वाटर मॉलिक्यूल है 10। पर जैसे मैं इसे हीट कर दूं तो 10 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और उस केस में ये कहलाता है अनहाइड्रस। अनहाइड्रस कब होता है? जब उसके पास, मान लो किसी सॉल्ट के पास वाटर होल्डिंग टेंडेंसी है, बट हमने हीट करके उसके वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए, उस केस में वो कहलाएगा हमारा अनहाइड्रस। तो आज हम पढ़ने वाले अनहाइड्रस और हाइड्रेटेड का क्या मतलब है और एग्जाम्पल के साथ करेंगे। और ये टर्म मैंने पहले भी कराई हुई है इसी चैप्टर में, बीच बीच में कई बार ये कॉन्सेप्ट आया था। तो यहाँ पे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइड्रस और अनहाइड्रस तक पहुंचने के लिए दो चार टॉपिक देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख लो, द फिक्स्ड नंबर ऑफ water molecules present in one formula unit of salt, is known as water of crystallization। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो तो लिखा है द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिसके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल लिया था Na2CO3.10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट के पास 10 वाटर मॉलिक्यूल है, जिनके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसके पास? सॉल्ट्स के पास। जिन सॉल्ट्स के पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, वन फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट के पास। तो बेसिकली बोल सकते हो जिन सॉल्ट के पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जांपल के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि Na2CO3.10H2O, CuSO4.5H2O, etc। इन सॉल्ट्स के पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। इसके पास 5 वाटर मॉलिक्यूल है और इसके पास 10। Na2CO3 के पास, जब किसी सॉल्ट के पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उस टर्म को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही जो सॉल्ट्स होते हैं वो वेट, जिसे बोलते हैं ना
उसके पास वाटर मॉलिक्यूल है तो वो वेट प्रॉपर्टी शो करेंगे, गीले, और अगर मैं उनको हीट कर दूं तो वो ड्राई हो जाएंगे। तो इस आज का जो टॉपिक है उसमें पूछा क्या क्रिस्टलाइन सॉल्ट सच में ड्राई होते हैं? नहीं, मैक्सिमम सॉल्ट्स के पास तो वाटर प्रेजेंट होता है और कुछ के पास नहीं होता। तो उन्हीं टर्म्स को हम यहाँ पे एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं कि एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है। तो इसे नोट करें। अब देखते हैं एग्जांपल और समझेंगे हाइड्रस कब यूज करा जाता है और एनहाइड्रस वर्ड कब, हाइड्रेटेड वर्ड कब यूज करा जाएगा और एनहाइड्रस वर्ड कब यूज करा जाएगा। तो इसको पहले नोट करें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन अब एग्जांपल के साथ समझते हैं वन बाय वन। तो पहला एग्जांपल, अब जो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एग्जांपल Na2CO3 प्लस 10H2O, तब सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Na2CO3 डॉट 10H2O, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के पास टेंडेंसी होती है 10 वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करने की, कैप्चर करने की, होल्ड करने की। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे इनके नाम तो हमें पता है, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। 10 के लिए डेका यूज होता है, 10 के लिए डेका, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। तो ये सब चीजें मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने करा है। अब अगला क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा हाइड्रेटेड है और कौन सा एनहाइड्रस। देख लो, एनहाइड्रस वो होता है, इसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसे एनहाइड्रस इसलिए बोला गया है कि क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के पास, सोडियम कार्बोनेट के पास, सही से सुनना, वाटर होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है, वाटर होल्ड करने की कैपेबिलिटी। बट अभी इस केस में इसके पास वाटर नहीं है। अगर किसी सॉल्ट के पास वाटर होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है, इसको हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं। अगर सॉल्ट के पास वाटर होल्ड करने की कैपेबिलिटी है बट उसके पास वाटर अभी के लिए नहीं है, वो हीट करके निकल चुके हैं या अभी वो ड्राई फॉर्म में है, तो उस टाइम पर उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस। और जैसे इसके पास वाटर आया तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, क्योंकि हाइड्रेटेड वर्ड कब यूज होता है? तब किसी के पास वाटर हो। ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है तो उसका नाम क्या हुआ? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। दिस वन इज हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो दोनों में ये फर्क होता है जो अभी हमारा पीछे टॉपिक था, एनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड। तो एनहाइड्रस क्या होता है? जब किसी सॉल्ट के पास वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी हो बट अभी के लिए उसके पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो उस केस में एनहाइड्रस वर्ड यूज करा जाता है। अगर उसके पास वाटर आ गए तो उसको बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये हाइड्रेटेड है, इसके पास वाटर है, ये एनहाइड्रस। या तो आप हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट लिख लो या जितने वाटर मॉलिक्यूल है उसका प्रॉपर नाम भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, याद होगा वॉशिंग सोडा वाला लेक्चर में करा है हमने, सोडियम कार्बोनेट, और कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 10। डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट, कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 10। देखो वाटर मॉलिक्यूल इसके पास 10 है इसलिए इसके नाम में आया हाइड्रेटेड, और इसके में आया एनहाइड्रस। क्या है? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस को शॉर्ट में ANH लिखते हैं, यहाँ पे लिख दूं, एनहाइड्रस को ANH लिखा जाता है शॉर्ट में। इसका ये मतलब है एनहाइड्रस। ANH ऐसा लिखा होगा डॉट, तो उसका मतलब होता है एनहाइड्रस सॉल्ट। इसकी और उस सॉल्ट का मतलब क्या होगा कि इस सॉल्ट के पास वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो करेगा। फर्स्ट एग्जांपल। अब आता है सेकंड। CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करता है। कितने को? 5 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बनता है CuSO4.5H2। क्या बनता है? 5H2। इसका नाम है, देखो ये वाटर को होल्ड कर रहा है, ये तो हुआ हाइड्रेटेड यहाँ पर, और ये हुआ एनहाइड्रस। शॉर्ट में लिख रहे हैं हम एनहाइड्रस को, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो बताओ इसका नाम? हाइड्रेटेड। क्या नाम होगा? हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट।
जिसका आप पूरा 5 वाटर मॉलिक्यूल को पेंटाहाइड्रेट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? कॉपर सल्फेट COA, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, हाइड्रेटेड सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट, ये दोनों में फर्क होता है। तो याद रखना एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड सॉल्ट में फर्क क्या है। साथ के साथ इधर यहाँ पर आप इनका कलर भी देख लो। जो CuSO4.5H2 ये ब्लू कलर का होता है और CuSO4 व्हाइट। याद रखेंगे ब्लू कलर CuSO4 5H2O, जिसको कॉमनली ब्लू विट्रोल भी बोला जाता है, ब्लू विट्रोल। कॉपर सल्फेट 0.5H2O को। तो ये दो एग्जांपल हमने करे Na2CO3 के एंड CuSO4। अब इसी टाइप के हम और भी एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है, नेक्स्ट CaSO4 प्लस 2H2O। तो ये क्या बनाएगा? CaSO4.2H2O, दो वाटर मॉलिक्यूल होल्ड कर रहे हैं CaSO4.2H2O। तो बताओ इसमें से हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस कौन सा है? तो हमें पता है ये एनहाइड्रस फॉर्म है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, और उसकी बात करूं तो ये क्या होगा? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, जिसको अगर वाटर मॉलिक्यूल आपको मेंशन करने कितना है तो आप इसको क्या लिखोगे? कैल्शियम सल्फेट। और दो वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? डाइहाइड्रेट। कितना हाइड्रेटेड है? डाइहाइड्रेट। तो ये होता है एनहाइड्रस, वो होता है हाइड्रेटेड। एक और एग्जांपल जो एग्जाम में आता भी है POP वाला, CaSO4 प्लस हाफ H2O। तो इसका नाम है एनहाइड्रस। ये होगा हमारे पास एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। और हाफ वाटर मॉलिक्यूल को जैसे होल्ड करेगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? CaSO4.5H2O। तो ये क्या लाएगा हमारा? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। दिस वन इज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड। अगर इसे वाटर मॉलिक्यूल हाफ है तो हाफ को बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। क्या बोलेंगे इसे? हेमीहाइड्रेट। तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये फर्क होता है एनहाइड्रस, और जब वाटर लग जाए उसके पास तो वो हो जाता है हाइड्रेटेड एनहाइड्रस। आप हाइड्रेटेड करके भी लिख सकते हो, और आपको एग्जैक्ट डाई, हेमी, पेंटा, हेक्सा सारे वाटर मॉलिक्यूल के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस सॉल्ट पे कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा हाइड्रस और अनहाइड्रस सॉल्ट्स के बीच में डिफरेंस। अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को अगेन हीट करें तो वापस के हमें क्या मिल जाएगा? एनहाइड्रस सॉल्ट। अगर इन सबको अगर हम हीट करें, जैसे कि ये पहला था, ठीक है, अगर मैं इसको हीट करूं, अगर हम इसे हीट करें तो हीट करने पे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और वापस से क्या बन जाएगा? वापस से एनहाइड्रस। क्या बन जाएगा? वापस से एनहाइड्रेट। तो हीट करके देख लेते हैं 2-4 सॉल्ट्स को। नेक्स्ट स्लाइड पे इसे नोट करो। तो ये भी पूछ लेते हैं अगर हीट करा जाए तो क्या बनेगा हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को। तो अगर हम कर रहे हैं हीट, पहला CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, हीट करा जाएगा तो वापस से क्या बन जाएगा? CuSO4 प्लस 5H2O। सारे नाम पीछे लिख दिए, वापस से लिख नहीं रहे। अगला CaSO4.2H2O, हीट करा जाएगा, क्या बन जाएगा? CaSO4 प्लस 2H2O। नेक्स्ट Na2CO3
0.10s2 अगर मैं इसे हीट करूं तो बन जाएगा Na2CO3 प्लस 10s2। तो ये हीट करने का बेसिकली रीजन क्या है, ये बताना कि अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करें, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, सबके नाम पीछे लिखे हुए, हाइड्रेटेड को हीट करें तो वापस से क्या बन जाता है, एनहाइड्रस। हाइड्रेटेड को हीट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एनहाइड्रस सॉल्ट। हाइड्रेटेड को हीट करा जाए तो वापस से मिल जाएगा हमें एनहाइड्रस सॉल्ट। क्यों मिल जाएगा एनहाइड्रस, क्योंकि हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और वो बचे वापस किस में आ जाएगा, वो अपनी एनहाइड्रस फॉर्म में। तो ये मतलब होता है हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस फॉर्म का। हाइड्रेटेड, तो यहाँ पे समझ आ गया होगा कि हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, अगर किसी सॉल्ट्स के पास वाटर मॉलिक्यूल है 5 वाटर मॉलिक्यूल 10 2 हाफ, तो वो कहलाता है हाइड्रेटेड। अगर उसको हम हीट कर दे तो वो कहला देगा एनहाइड्रस। क्या कहलाएगा, एनहाइड्रस। तो इसको नोट करें। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हमने हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा है। अब आएगा हमारे पास जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, वो है पीओपी। क्या है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको नोट करो। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड, पीओपी। नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा पीओपी, इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और लास्ट सॉल्ट है जो हमें पढ़ना है। यहाँ पे चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। फिर इसके बाद का जो लेक्चर है वो क्वेश्चंस का होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव, दो अलग अलग लेक्चर्स आएंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है पीओपी, सबने सुना होगा इसका नाम पीओपी। घरों में डिजाइन बनाए जाते हैं पीओपी के। पीओपी व्हाइट वॉश तब करी जाती है, उस टाइम पे डिजाइनिंग वगैरह बनाने के लिए पीओपी यूज होता है। अगर कोई वॉल में क्रैकिंग है तो उसको फिल करने के लिए भी हम पीओपी का यूज करते हैं। तो ये वही पीओपी है जिसका नाम हमने सुना हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 .12H2O। इसका केमिकल फॉर्मूला CaSO4 .12H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ का मतलब है हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका केमिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट है ये कि हेमीहाइड्रेट का मतलब तो समझ आ रहा है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल है। अब किसी सॉल्ट के पास हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे होगा, ये तो नहीं कि आधा वाटर मॉलिक्यूल टूट के चला गया। H2O तो फॉर्मूला पूरा होता है H2O, उसमें से हाफ वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे समझना, जो एक वाटर मॉलिक्यूल है, वन वाटर मॉलिक्यूल जो है, वो दो कैल्शियम सल्फेट के साथ शेयर होता है, दो कैल्शियम सल्फेट के साथ शेयर होता है। तो एक कैल्शियम सल्फेट के साथ कितना हो गया, हाफ। इसका ये मतलब होता है कि वन वाटर मॉलिक्यूल शेयर विद 2 यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो इसके बारे में पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन means that इसका मतलब क्या है, that one water molecule shared with, कितने के साथ शेयर होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल दो के साथ, शेयर विद 2 फॉर्मूला यूनिट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कि कभी पूछा जाए कि CaSO4 .12H2O, फॉर्मूला तो सबको पता है, हेमीहाइड्रेट। अब आधा वाटर मॉलिक्यूल कैसे शेयर हो रहा है, आधा टूट के तो जाता ही नहीं है H2O में से। ये तो नहीं कि H चला गया, O रह गया, या हाफ शेयर हो गया, नहीं। इसका ये मतलब होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल दो कैल्शियम सल्फेट के साथ शेयर हो रहा है। तो बेसिकली उसको बोला कैसे जाता है कि देखो, दो कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर है, तो एक के साथ कितना हुआ, हाफ। बट इसको रिप्रेजेंट ऐसे करा जाता है, therefore
दे रिप्रेजेंटेड बाय या दिस रिप्रेजेंटेड बाय, इसको ऐसा लिखा जाता है वैसे जनरली CaSO4 2H2O, ये होता है इसका मेन फॉर्मूला CaSO4.2H2O। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर हमने लिखा है हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस, हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर हो रहा है किसके साथ 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4। इसका बेसिकली ये मतलब है कि एक वाटर मॉलिक्यूल 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ शेयर होता है। तो अगर 2 के साथ 1 हो रहा है तो 1 के साथ उसे हम हाफ लिखते हैं, बट रियल में ये शेयरिंग जो होती है वो इस टाइप से होती है। इसका फॉर्मूला ये होता है CaSO4 ट्वाइस H2O। 2 फॉर्मूला यूनिट CaSO4 एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ शेयर है, तो एक कितने के साथ होगी, एक होगी हाफ के साथ। इसका ये मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो फॉर्मूला है हाफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये याद रखना हाफ वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ शेयर होता है, तो एक के साथ अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहे तो वो हो जाता है हाफ, बट बेसिकली होता ही ये है। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं पीओपी की प्रिपरेशन वगैरह। पीओपी जिसके नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको प्रिपेयर करा जाता है जिप्सम से। किससे प्रिपेयर करा जाता है, जिप्सम। फर्स्ट टाइम जब इसे प्रिपेयर करा गया जिप्सम से, और जिप्सम जो है वो पेरिस में मिलता था। कहाँ पर, पेरिस, इसलिए इसका नाम रख दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्स्ट टाइम तब बनाया गया इसने, तो किससे बनाया गया, जिप्सम। और जिप्सम जो कॉमनली फाउंड होता था उस टाइम पर, तो पेरिस में, इसलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो याद रखना CaSO4 2H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल 2 फॉर्मूला यूनिट कैल्शियम सल्फेट के साथ शेयर है, तो एक कैल्शियम सल्फेट के साथ कितनी यूनिट होगी, हाफ। इंपॉर्टेंट है ये। अब आती है इसकी प्रिपरेशन, किससे बनाएंगे हम, जिप्सम से। किससे, जिप्सम। पेरिस का नाम क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में पेरिस में ही प्रिपेयर करा गया जिप्सम, वहीं पे पाया जाता था, मिलता था। तो अब आती है इसकी प्रिपरेशन। अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं, फर्स्ट एक ही है फ्रॉम जिप्सम, इसको हटाते हैं। किससे प्रिपेयर किया गया, फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम क्या होता है वो भी हम देखेंगे, फ्रॉम जिप्सम। तो हीटिंग जिप्सम at 100 डिग्री सेल्सियस, at 100 डिग्री सेल्सियस। अगर जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दें, या बोल दे कि 373 केल्विन, दोनों एक ही होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसे हीट करते हैं टू फॉर्म पीओपी, तो हमें क्या मिलता है, बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जिप्सम होता है क्या है, जिप्सम क्या होता है, ये देखो, जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका कॉमन नेम है, और केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगर इसको हम हीट करें, क्या करें, हीट कितने टेम्परेचर पर, टेम्परेचर याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस, या बोल सकते हैं 373 केल्विन, क्योंकि दोनों एक ही होता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि 3/2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अलग हो जाते हैं, और बेसिकली हमें यहाँ पे मिलता है CaSO4.12H2O, और ये क्या होता है, CaSO4.12H2O, दिस वन इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल नेम लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी वर्ड क्यों आया है, क्योंकि 2 कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, तो एक के लिए कितना हुआ, हेमी मींस हाफ। तो ये होता है पीओपी की प्रिपरेशन। किससे बनाया गया, जिप्सम से। इंपॉर्टेंट है, किससे बनाया जाता है, जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड सब्सटेंस। अगर अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हम क्या करें, टेम्परेचर 100 से ज्यादा कर दें, 100 से ज्यादा कर दें, तो इसको नोट करके यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर टेम्परेचर को 100 से ज्यादा कर दिया जाए इसी रिएक्शन में, तो रिएक्शन को करके देखते हैं।
तो ये था CaSO4 0.2H2O 0.2H2O। ये है जिप्सम। क्या ये? जिप्सम। अगर टेम्परेचर को 100 से ज्यादा कर दिया जाए, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एरो के ऊपर मैंने लिख दिया टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 से ज्यादा हो जाएगा तो जो ये सॉल्ट है ये क्या हो जाएगा? एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में? एनहाइड्रस फॉर्म में। तो ये बनेगा CaSO4 प्लस 2H2O। सारे वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट हो जाएंगे और सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, बचा CaSO4 प्लस 2H2O। और इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर ये होता है डेड बर्न प्लास्टर। अगर टेम्परेचर 100 से ज्यादा कर दिया जाए तो CaSO4 बनता है, जिसको डेड बर्न प्लास्टर बोला जाता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और उसकी क्या होती है? पीओपी में पानी डाल देते तो हार्ड बन जाता है जिप्सम, और इसमें पानी डालेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर चुका है। अब ये दूसरा कंपाउंड बन चुका है जिसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। तो कोई पूछे डेड बर्न प्लास्टर का फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्शन लिखो, तो ये है CaSO4। तब जिप्सम को 100 से ज्यादा हीट कर दिया जाए तो सारे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सारे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिखो। अब आती है, ये थी हमारी प्रिपरेशन, जिप्सम से बनाया हमने पीओपी को, एक ही प्रिपरेशन थी और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। क्या आता है? प्रॉपर्टीज। तो पहली जो प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टीज, फर्स्ट कलर एंड स्टेट। कलर एंड स्टेट। तो कलर और स्टेट इसका क्या होता है? ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है पीओपी, सबको पता है। इट इज व्हाइट कलर पाउडर। इट इज व्हाइट कलर पाउडर। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर पाउडर। सबको पता है पीओपी, सबने देखा होगा घर में यूज होते हुए भी, ठीक है, जो वॉल पे डिजाइन बनते हैं या फिर कभी ना कभी आपने यूज करा होगा। पीओपी व्हाइट कलर का पाउडर होता है। किस कलर का? व्हाइट कलर का पाउडर। सेकेंड प्रॉपर्टीज, दो ही प्रॉपर्टी है उसकी, वैसे तो और भी है बट हमारे सिलेबस में दो ही है। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज है इसकी है सोल्युबिलिटी, या रिएक्शन विद वाटर लिख लो। रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ क्या रिएक्ट करता है? तो ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो अभी जो हमने पीछे प्रिपरेशन करी है इसका अपोजिट हो जाएगा। पीओपी वाटर के साथ, पीओपी 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके वापस से जिप्सम बना देता है, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस होता है। पीओपी को घरों में यूज करने का यही मोटिव होता है, और इससे डिजाइन जो बनाए जाते हैं, पानी में मिक्स करके डिजाइन बनाए जाते हैं, या फिर वॉल्स में कोई क्रैकिंग हो उसमें फिल करा जाता है ताकि सूखने के बाद वो जिप्सम बन जाए, हार्ड बन जाए, एकदम सीमेंट की तरह हार्ड हो जाते हैं। तो रिएक्शन विद वाटर में क्या लिखेंगे देख लो। पीओपी रिएक्ट विद वाटर, पीओपी रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हार्ड सब्सटेंस लाइक सीमेंट, दैट इज, और हार्ड सब्सटेंस का नाम है जिप्सम। क्या नाम है? जिप्सम। इसी रीजन के वजह से जो पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है, पीओपी को जो स्टोर करा जाता है एकदम एयर टाइट पैकेट में या फिर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, रीजन यही है कि पीओपी वाटर के साथ रिएक्ट करके हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक हार्ड सब्सटेंस बना देता है जिसका नाम है जिप्सम। तो इसी वजह से देयरफॉर POP should be stored in moisture proof container, पीओपी वाटर के साथ रिएक्ट करके जिप्सम का फॉर्मेशन करता है। जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस होता है। इसी रीजन की वजह से पीओपी को मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए, या फिर एयर टाइट पैकेट में रखा जाता है, या फिर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर जहां पे वाटर मॉलिक्यूल थोड़े से भी ना हो। अगर थोड़े बहुत भी वाटर मॉलिक्यूल हुए तो पीओपी रिएक्ट करके क्या बना देगा? जिप्सम का फॉर्मेशन। किसका? जिप्सम। और रिएक्शन करके देखते हैं, वही रिएक्शन अपोजिट करनी है। ये पीओपी है, CaSO4.5H2। इसको जब 3/2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे
3/2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ पीओपी को, तो क्या बनेगा CaSO4 0.2 H2O, CaSO4 0.2 H2O, और ये होता है हमारा जिप्सम। क्या होता है जिप्सम, एक हार्ड सब्सटेंस, सूखने के बाद काफी हार्ड हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से पीओपी के यूजेस भी आते हैं जो कि अभी हम करने वाले हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज को नोट करो। और लास्ट टॉपिक इसका जो कि है यूजेस। हर सोल्ट्स के मिनिमम 2 से 3 यूज पता होने चाहिए, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं यूजेस। क्या आ रहा है यूजेस? तो पहला यूज देख लो, पीओपी का कहाँ पे यूज करा जाता है? तब कभी बोन्स फ्रैक्चर होती है तो प्लास्टर लगाया जाता है, जिसे प्लास्टर बोलते हैं, प्लास्टर लगाया जाता है। वो प्लास्टर बेसिकली होता है क्या है? वो होता है पीओपी, पानी में पीओपी को घोल के, और तब फ्रैक्चर होती है बोन, तो ऊपर क्या करा जाता है? प्लास्टर करा जाता है। तो वो पीओपी ही होता है जो सूखने के बाद जिप्सम बन जाता है। इट इज यूज्ड टू सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए भी हम प्लास्टर जो यूज करते हैं वो व्हाइट कलर का पीओपी ही होता है। क्या होता है? पीओपी। सेकंड, इट इज यूज्ड टू मेकिंग टॉयज बनाने के लिए, स्टैचूज बनाने के लिए, सब में क्या यूज करा जाता है? पीओपी। स्टैचूज वगैरह बनाने के लिए, या बोल सकते हो वॉल सीलिंग, मतलब दीवारों पे जो सीलिंग डिजाइन होते हैं जो घरों में बने होते हैं फैन के आसपास, तो वो सब किससे बने जाते हैं? पीओपी पे। पिलर्स पे डिजाइन बनाने के लिए पीओपी का यूज करा जाता है। चौक बनाने के लिए पीओपी के यूज करा जाता है। इट इज यूज्ड टू मेकिंग चौक्स। और भी जगह यूज करा जाता है बहुत सारे, मेकिंग चौक। तो दो तीन यूज हम लिख देते हैं। चौक्स फॉर ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के लिए जो चौक बनाई जाती है वो भी किसके लिए, किससे बनाई जाती है? पीओपी से। तो पीओपी के हर सोल्ट्स के मिनिमम 2 यूज पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 यूज पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने एक प्लास्टर वाला यूज लिख लिया है, और एक टॉयज, स्टैचूज वगैरह, डिजाइन वगैरह के लिए भी, और अगला आता है चौक के लिए भी। चौक बनाने के लिए भी पीओपी का यूज करा जाता है, जो ब्लैक बोर्ड पे यूज करी जाती है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है पीओपी, प्लास्टर और पेरिस। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस वही होते हैं जो हमारा पहला जो क्वेश्चन का पार्ट होता है वो होता है XYZ टाइप क्वेश्चन, जो होते हैं केमिस्ट्री में जनरली बोर्ड में पूछे जाते हैं। और जो दूसरा लेक्चर आएगा क्वेश्चन का वो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव मींस टिक मार्क वाले 30 से 40 क्वेश्चन होंगे, वो भी हम करेंगे इससे अगले लेक्चर में। तो इसे नोट करें, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सीरीज के साथ। तो इसके बाद आएगा क्वेश्चन सीरीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस को करने से पहले पूरा चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो इसे नोट करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।